नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पिछले पीरियड में हमने क्षेत्र अध्ययन का जो पहला पीरियड हुआ था अपना, उसका हम अध्ययन कर रहे थे। अभी जो क्षेत्र अध्ययन का दूसरा भाग जो आज हम देखने जा रहे हैं। पहले पीरियड में क्या देखा था, तो उसमें हम लोग जो है कि क्षेत्र अध्ययन कैसे करते हैं। तो नवदुर्ग से अलीबाग की ओर लोग जा रहे हैं, तो बच्चे लोग क्षेत्र अध्ययन कर, उन्होंने अपने डिटेल में हम लोग देख रहे थे। जैसे कि देखिए, पहले दिन में वो कहाँ से निकले, मैप के थ्रू से हमें दिखाई देगा। जैसे पिछले पीरियड में अपना हुआ था मैप, ये मैप जो है देखिए थोड़ा झूम कर रहा हूँ मैप। देखिए नवदुर्ग से सोलापुर से इंदापुर आए थे। उसमें उन्होंने उजनी जलाशय देखा था। उसके बाद उर्वी कांचन के हड़पसर से शेरगढ़ में पहुंचे थे। उसके बाद में शेरगढ़ का जो वहाँ का क्षेत्र अध्ययन करके वो फिर से पुणे चले गए। इसके बाद में हम लोग अभी वो जो उनका जो क्षेत्र अध्ययन का जो पहला दिन है, वो पहला दिन क्या वहीं पे अभी समाप्त हो गया है। अभी जो है कि दूसरा दिन चलेगा क्षेत्र अध्ययन का, क्योंकि वहाँ से देखिए ये सब बातें देखी थे हम लोग ने शुरू से आते हुए। देखिए क्षेत्र अध्ययन में क्योंकि जहाँ से निकले नर्मदा से मिट्टी के घर, उसके बाद में वो सोलापुर पहुँचे, कुछ शुष्क वनस्पतियाँ जिसमें देखिए दलहन की खेती सभी देखने को मिली। उसके बाद आगे देखो गन्ने की खेत सोलापुर में, गन्ने की खेत जिसका उज्जैनी बांध का जलाशय, इससे उनको सिंचाई के लिए उपयोग होता है। इस तरह से इसके आगे थोड़ा उज्जैनी बांध के जलाशय के आसपास के वनों का अध्ययन किया। इसके बाद देखिए कि सिंहगढ़ का प्रवेश द्वार देखिए। इसके बाद जो भूस्खलन के अवशेष, बहुत सारी जानकारी जो हमें यहाँ पे सिंहगढ़ के जो परिसर है उसमें देखने को मिली। बाद में सिंहगढ़ से दिखने वाला खड़पसर जलाशय भी देखा। इसके बाद में आगे जो चट्टाने की परती, सभी का अध्ययन एकदम डीप से अध्ययन करने को मिला। धान की खेती वहाँ पे देखने को मिली। उसका कारण जो बताएगी, वहाँ पे नदी से अधिक वर्षा होती है। इसके बाद में जो देवटंकी नामक एक कुआं देखने को मिला सिंहगढ़ के इतने ऊंचाई के ऊपर। उसके बाद में फिर थोड़ी देर बाद जो है कि वो बीच में पुणे चले गए। सब उनकी बस पुणे में चले गए। पुणे में लोग शनिवारवाड़ा देखे। उसके बाद में कुछ खरीदार भी किया, भोजन करके वो सो गए। और अभी आज देख रहे हैं हम लोग दूसरा दिन, शाम 7 बजे, ठीक है ना। तो सुबह का जलपन होने के बाद जब बस पुणे से अलीबाग की ओर चल पड़ी है, और इसमें चलते समय अभी हम लोग जो है कि पुणे से मुंबई की ओर जा रहे हैं। और पुणे से मुंबई जो है द्रुत गति महामार्ग जो है भारत में सबसे पहला एक एक्सप्रेस वे है, उससे जा रहा है। और अब हम वो लोग जो अभी पुणे होकर वो लोनावला पहुंच गए थे कि मैप में लोनावला है, और लोनावला के पास राजमाची में रुकेंगे। तो राजमाची एक वहाँ पे एक पर्वत पठारी भाग है, और वहाँ पे कुछ भू-आकृति का वो निरीक्षण करने वाले हैं। इसके बाद में जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, उस तरह से जो पठारी भाग जो है वो देखने को मिल रहा है, और समतल रास्ता से जा रहे हैं। आसपास के पहाड़ी, कई भागों में आसपास के पहाड़ी दिख रहे, घरों की संख्या कम होती जा रही है। लोनावला से आगे जो उनकी बसें जो है वो राजमाची के पास रुकी, और अध्यापकों ने कुछ उनको बच्चों को, विद्यार्थियों को कुछ क्षेत्र निरीक्षण करने के लिए, भू आकृति का निरीक्षण करने के लिए कहा है। तो वो अभी वहाँ पे पहुंचे, तो वो कहाँ पे है एक्चुअली, वो सह्याद्री के घाट के ढलान पे है।
सह्याद्री घाट के ढलान जो ये अपना ये है लोनावला है, ये सह्याद्री घाट के ऊपर है, ऊपरी भाग में, रीछ पर्वतीय भाग में हम सह्याद्री भी कहते हैं। इस तरह से भूमि का जो ढलान पूर्व की ओर देखें तो भूमि का ढलान तो मंद है, लेकिन पश्चिम की ओर ढलान तीव्र है सह्याद्री का। और पश्चिम ढलान की ओर अनेक जलप्रपात भी दिखाई दे रहे थे, कई प्रकार के जलप्रपात दिखाई दे रहे थे। इसमें से हमने इसके बारे में कक्षा 9 में जलप्रपात के बारे में देखा है। और इस तरह से इस क्षेत्र में पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है वो उल्लास नदी, देखिए यहाँ पे जलप्रपात देखने को मिल रहा है, राजमाची है, ये राजमाची भाग है और ये सह्याद्री पर्वत से निकलने वाले जलप्रपात है। देखिए किस तरह से कितने अच्छे मस्त लग रहे, देखिए। इसके बाद में देखिए कि उस पश्चिम की ओर से जो नदी का उद्गम जो है, सह्याद्री से नदी का उद्गम होता है। बहुत बच्चे जो है कि बारिश का समय होने के बाद वातावरण बहुत ही अच्छा माहौल था, सभी जलवायु में अच्छी तरह से सुनहरा जलवायु लगने लग रहा था। बहुत सभी बच्चों ने बैठकर छायाचित्र खींचे और आगे की यात्रा के चल पड़े हैं। उसके बाद में वो आगे अभी घाट नीचे उतर के नीचे आ रहे हैं, घाट उतर के वो कहाँ पे पहुंचे, खोपोली में पहुंचे। खोपोली जो घाट के थोड़ी नीचे है। तो इस तरह से अध्यापिका उनको बोल रहे कि ये कौन सा घाट, ये पश्चिम का बोर घाट है। पश्चिम घाट का एक पहला स्टेप्स है, क्योंकि घाट उतर के 2-3 प्रकार के टेप्स लगते हैं, उतर ये लगते हैं। और ये बोर घाट है, इसको खंडालर घाट भी बोलते हैं। और इसके बाद में इस भारत के पश्चिम किनारे की ओर हम लोग जा रहे हैं। बोला कि हम लोग कहा जा रहा है कि भारत का जो पश्चिम किनारा है उसके ओर जा रहे हैं। और सभी देखिए उसमें से उनको कई प्रकार के वृक्ष देखिए, यहाँ पे कई प्रकार के वृक्ष हैं, घर, मिट्टी आदि का निरीक्षण करने के लिए कहा है। और इसके बाद में कई प्रकार की वनस्पति जो है वहाँ देखने को मिल रही है कि घने वन दिखाई दे रहे हैं, उनमें से बड़े पत्ते वाले वृक्षों की संख्या अधिक है। वैसे वन जो है शेरगढ़ के पास भी देखे थे उन लोगों बच्चों ने, लेकिन ये पेड़ कैसे थे, ये पेड़ अलग है, वो पेड़ अलग है। ये पेड़ जो है सागौन के पेड़ है, ये पर्णपाती वनों का प्रदेश है, इसमें अनेक वनस्पतियां एवं देवराई है। घाट पार करने के उनका घनत्व कम होता है। वनस्पति वनराई देवराई का इसका मतलब क्या है कि कुछ उद्देश्यों के लिए उसके क्या किया जाता है, वन की कटाई पर पाबंदी लगाई जाती है। और इसलिए उनको देवराई है कि कोई भगवान के नाम से या वन देवता के नाम से जो वन को आरक्षित किया जाता है उसको देवराई या वनराई के नाम से कहा जाता है। उसके बाद आगे तो धान की खेती दिखाई दे रही है, औद्योगिक क्षेत्र दिखाई दे रहा है। खोपोली में वो बड़े पैमाने पे औद्योगिक क्षेत्र है और धान की खेती दिखाई दे रही है। और इस तरह से जैसे जैसे आगे आ रहे थे घाट के नीचे से उतरे तो हवा में परिवर्तन महसूस हो रहा था। अभी गर्मी बढ़ रही थी और पसीना निकल रहा था। क्यों? जैसे जैसे एक नियम है, जलवायु का नियम है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जलवायु ये जो तापमान जो कम होते जा रहा है, और जैसे नीचे आएंगे तो गर्मी बढ़ती है, तापमान बढ़ जाता है। तो वही इस तरह से वहाँ पे जैसे घाट के नीचे होते तो पसीना भी निकल आ रहा है और गर्मी बढ़ रही है। इसके बाद में हवा में पसीना आ रहा था तो त्वचा चिपचिपी हो जाती है। जैसे जैसे हम लोग आगे आ रहे हैं वैसे कहा रहे कि सागर के समीप आ रहे हैं, सागर के समीप जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे आर्द्रता में आर्द्रता बढ़ाई जाती है, बढ़ती है। इसके बाद जो है कि आगे वहाँ पे वन क्षेत्र में उस क्षेत्र में अभी वर्षा शुरू हो चुकी थी। अभी जब आए तो वर्षा शुरू हो रही थी, ऐसा लगता है कि वृष्टि की मात्रा अधिक होगी, इसलिए यह ऐसा लग रहा था उन लोगों को। लेकिन आगे देखा तो उनका निरीक्षण एकदम सही था और उसी क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण
ये सागर की समीपता पे कहना ऐसा होता है कि जहाँ पे सागर की समीपता या सागर की समीपता के कारण वर्षा का प्रमाण अधिक होता है, वर्षा की मात्रा अधिक होती है। तो इसी दृष्टि से मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ पे धान की प्रमुख फसलें हैं कि धान की फसलें को अधिक इसकी वृष्टि की जरूरत होती है। थोड़ी देर बाद हम सागर के तट पर पहुंच जाएंगे और उसका बच्चों को प्रश्न पूछा है कौन से सागर पे पहुंच जाएंगे, कोई बता सकता है? तो सभी एक स्वर में क्या बोले, अरब सागर। इसके बाद अभी कई कुछ देर बाद अभी वो क्या कर रहे हैं कि अलीबाग पहुंचने वाले हैं, अलीबाग पहुंचेंगे। इसके बाद में जो है कि अलीबाग जो है उसका लास्ट जो ये था तो वहाँ पे पहुंचेंगे। पहुंचने के पहले वो क्या करने वाले कि जहाँ हम लोग जिस क्षेत्र अध्ययन करने जाना पड़ता है वहाँ पे पहले क्या करना पड़ता है कि पटवारी कार्यालय में जाना पड़ता है कि वहाँ या कोई तलाठी कार्यालय होता है उसकी परमिशन लेना पड़ता है। जिस स्कूल से आगे उस विद्यालय में तैयार की गई प्रश्नावली उनको प्रश्न के आधार पर हमें जानकारी उनसे प्राप्त होती है। इसके बाद में जो है कि वहाँ अलीबाग के आसपास के कौन सी फसलें हैं, मृदा के प्रकार, हेलो, नकदी फसलों के बारे में अनेक प्रश्न पूछेंगे। साथ ही आसपास के इसे वसूल किया जाने वाला राजस्व, निश्चित क्षेत्र, आबोहवा तंत्र, कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्र के संबंधित सभी प्रश्न, तो बहुत सारे प्रश्न उनके मन में है, तो सभी प्रश्न पूछेंगे। इसके बाद में अलीबाग पहुंचते ही वो दो लोग दोपहर में अलीबाग पहुंचे, पटवारी कार्यालय में गए और कई निम्न मुद्दों को उपरोक्त मुद्दे को उन्होंने जानकारी हासिल की गई है। इसके बाद में लोग काफी समुद्र तट पे जाने वाले हैं और आपसे कई विद्यार्थी जो पहली बार, क्योंकि नलदुर्गा में वहाँ पे सागर नहीं है, समुद्र से बहुत दूर है लोग, इसलिए बहुत से अधिकांश बच्चों ने सागर देखा ही नहीं था, इसलिए बहुत बच्चे जो एकदम एक्साइटेड हुए थे। और इस तरह से अभी सिर्फ सागर में सिर्फ पानी ही पानी होता है, इसलिए अध्यापिका जो है अभी तट पर जाने से पहले कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है। कुछ क्षेत्र अध्ययन के लिए हम जा रहे हैं तो हमें कुछ वहाँ जाने के लिए जो शिक्षक जो हमें कुछ ये देते सूचना देते, सूचना का हमें पालन करना पड़ता है, कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है। ये सभी सूचना, स्पष्ट सूचना सभी को पहले दी जा रही है। इसके बाद में एक अलीबाग में किला है, किला देखेंगे, उसका नाम अलीबाग का किला है, कुलाबा किला है, उसको कुलाबा किला भी बोलते हैं। और वहाँ पे ज्वार सागर जहाँ पे वहाँ पे ज्वार भाटे का समय भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि किले पे जाते समय अगर ज्वार होगा तो जा नहीं पाएंगे, इसलिए भाटे के समय में वहाँ तक जाके आएंगे। तो इस तरह के कुछ भू आकृति का भी वहाँ समुद्र में जो आकृतियाँ है वो आकृति उसका भी निरीक्षण करने वाले हैं। तो बहुत से बच्चे वहाँ पे सागर देखने में पहली बार पहुंचे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने पुलिन, सागरीय गुफा, तरंग बसित मंच वालों का भी, देखो कक्षा 8वीं में इस तरह का अपना है, उसके बारे में बहुत सी जानकारी अपने हुई है। इस तरह से सभी बच्चे थे, समुद्र तट पे किला देखा उन्होंने, इसके बाद में कुछ घोड़ा गाड़ी का आनंद उठाया। इसके बाद में आगे जाकर उन्होंने देखा कि दोनों किलों से ये किला अलग है। दोनों किले कौन से देखे थे उन्होंने? पहला किला था उनके नलदुर्गा किला देखा है, उसके बाद में कौन सा शेरगढ़, और ये तीसरा, मतलब दोनों किलों से किला अलग क्यों है? तो इसके बाद में ये किला जो है ये जल में स्थित है, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं कि जल दुर्ग बोलते हैं। और दोनों किले वो भूमि पर थे, लेकिन ये किला जल में है। और ये किला कैसे कि तरंग घर्षित मंच पर बनाया गया है, चारों ओर से पानी होने के कारण ये किले को क्या कहते हैं? हम जल दुर्ग कहते हैं। तो इस तरह से पुराने जमाने में सागर तट की रक्षा करने के लिए इस तरह के किलों का निर्माण किया जाता था। ये देखिए इसमें जो है कि
खुला हुआ किला देखिए, देश में आ रहा है, देखिए नहीं आ रहा है, ये किला, किला हुआ किला देखिए, खुला हुआ किला है इस तरह से। खुला हुआ किला। इसके बाद कौन कौन सी सावधानी तट पर जाने के लिए कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, ज्वार भाटे का समय जानने का सबसे आसान तरीका कौन सा है, ये भी ध्यान में उसका भी अध्ययन करना है। इसके बाद में उनको अभी दूसरा एक किला देखना है, कुछ किले के बारे में सुना है कि एक जंजीरा है, सिंधुदुर्ग है, ये भी कौन से जलदुर्ग उनको कहा जाता है। ये भी तरंग मंच पर बनाए गए हैं इस तरह के। इसके बाद में सभी जानकारी जो अध्यापिका की माध्यम से जमा की गई है, और वहाँ पे बहुत से लोगों का वहाँ पे कौन कौन से व्यवसाय किए जाते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ज़्यादा करके वहाँ पे कौन से व्यवसाय किए जाते हैं, समुद्र तट पर मच्छीमारी का व्यवसाय किया जाता है, इसलिए नौका नहीं का क्या किया जाता है। अब कृषि की भी की जाती है, मछली पकड़ने के साथ साथ कृषि भी की जाती है। तो इस प्रकार के ये कौन से व्यवसाय में आते हैं, ये प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं। तो इस तरह से यहाँ मछली पकड़ने का तो व्यवसाय होता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी खेती भी होती है तट से दूर, लेकिन तट के पास किनारों में घरों के पास नारियल और सुपारी के, कटहल और केले, कुछ मसालों की खेती भी यहाँ पे होती है। और ये बागायती कृषि है, यहाँ पर्यटन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय माना जाता है। देखिए व्यवसाय की यहाँ पे किस प्रकार के व्यवसाय है, किस प्रकार की खेती की जाती है, किस प्रकार के वृक्ष है वहाँ पे, देखिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद में तट पे सब बच्चे जो तट पे गए, उन्होंने सागरीय तट की रेत की जो परीक्षा की, उसके बारे में कुछ कैमरे अपने साथ में थे। इसके बाद सूर्यास्त का जो उन्होंने दृश्य अपने कैमरे में कैद किया। सूर्यास्त के सभी सूर्यास्त के बाद सभी अपने विश्राम स्थल पर लौटे और वृत्तांत लेखन करने हेतु टिप्पणी करे। रात का भोजन के लिए आराम किया और दूसरे दिन उनकी वापसी यात्रा शुरू हुई है। तो इस तरह से यह अलीबाग सागरी तटीय दिखाई दे रहा है। और इन अध्ययन संदर्भ आप किन किन दृश्यों का छायाचित्र खींचोगे, एक दिया है। दो, चित्र अध्ययन के दरमियान विभिन्न जानकारी आप कैसे प्राप्त करोगे, इस क्षेत्र अध्ययन का वृत्तांत लेखन आप किस तरह के मुद्दों पर तैयार करेंगे, ये सभी आप अपने को ये बोरा लिखना है। पाठ अपना जो ये पाठ मैंने ये जानकारी दी जो संवाद के रूप में दी थी, लेकिन इसमें जो प्रश्न है ये अपने कक्षा नवी के नवी का जो ये अपना पाठ है, दूसरा पार्ट है, उससे पार्ट ये जो प्रश्न रिलेटेड है, ये देखिए एकदम संक्षेप में उत्तर तुम्हें लिखना है। और ये अ आ ई उ ऐसे 5 प्रकार के जो प्रश्न है वो तुम्हें अपने नोटबुक में लिखने हैं। और इसका फोटो कॉपी निकाल के मेरे ग्रुप पे आप अपने टीचर के जो इंडिविजुअल ग्रुप है उसके ऊपर भेजने हैं। तो समझ में आया? ये देखो आपके द्वारा किए गए क्षेत्र अध्ययन का वृत्तांत लिखो। तुमने कौन सा क्षेत्र अध्ययन किया था क्या? देखो हम लोग यहाँ पे पिछले साल में हम लोग पिछले साल यही साल में हम लोग अजंता एरोरा में गए थे, दौलताबाद किला। इसके बाद वहाँ पे हम लोग गए थे, कुछ क्षेत्र अध्ययन किया था ना, उसके बारे में आप लोग जानकारी लिख सकते हैं। या इसके पहले आप कभी कहीं पे गए हो तो उसके बारे में आप लोग वृत्तांत लिख सकते हैं। कारखाने में दूसरा प्रश्न, कारखाने में क्षेत्र अध्ययन करने हेतु जाने के लिए एक प्रश्न तैयार कीजिए। अगर आपको कारखाने में क्षेत्र अध्ययन करने जाना है तो एक प्रश्न तैयार कीजिए, वो प्रश्न लिखिए। कारखाने का नाम क्या है, कहाँ पे स्थित है, किस जिले में है, कौन सा प्रोडक्ट होता है, कितने कामगार काम करते वगैरह, ये सब आपको प्रश्नावली तैयार करने, उत्तर लिखने नहीं है। इसके बाद में ये वाला क्षेत्र अध्ययन के दौरान कचरे का व्यवस्था आप कैसे करोगे, कचरे का व्यवस्थापन क्षेत्र अध्ययन करने जो अपने पास में जो ले जाते हैं बॉटल या फिर प्लास्टिक या कागज ले जाते हैं,
उसका वो ठिकाने पे कैसे, उसका ठिकाना कैसे लगाएंगे और किस तरह की उसका व्यवस्थापन करेंगे, ये भी आपको लिखना है। ये इसके बाद में क्षेत्र अध्ययन के हेतु आप क्या सामग्री साथ में ले जाएंगे, ये भी आप जो जो सामग्री की जरूरत हो वो तुम लोग आप लोग उसकी लिस्ट बना सकते हैं। इसके बाद क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता स्पष्ट करो। क्षेत्र अध्ययन क्यों किया जाता है ये भी ध्यान में रखो कि क्षेत्र अध्ययन की हमें खाली हम लोग किताब पढ़ रहे, लेकिन क्षेत्र अध्ययन से हमें किस प्रकार का फायदा होता है, क्यों करना चाहिए, सभी बहुत ही सरल प्रश्न है और इस तरह से प्रश्न आप लोग को आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट आगे अपना तीसरा पार्ट रहेगा, तब तक के लिए ये करते हैं, रुकते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी खुद की अपनी एक अपना केयर कीजिए। नमस्ते। अभी